जय हिंद साहब, स्वागत करते हैं आप सबका आज की कक्षा में। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्नचित, आनंदित, अध्ययनरत होंगे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस विराट और शुभ मंगल कामना के साथ हम कक्षा में प्रवेश करते हैं। स्वर संधि को विश्राम देने के उपरांत हम व्यंजन संधि में प्रवेश करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि देखिएगा, किसे कहेंगे व्यंजन संधि जनाब? भाई जहां व्यंजन व्यंजन का मेल होगा या स्वर व्यंजन का परस्पर मेल होगा उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। या तो व्यंजन व्यंजन का मेल होगा या स्वर व्यंजन का परस्पर मेल होगा, उसे हम क्या कह देंगे? व्यंजन संधि कह देंगे। अब देखना, इस व्यंजन संधि के नियमों को हमें स्मरण रखना होता है, ध्यान रखना, ध्यानपूर्वक। इस जैसे पहला नियम, इसको थोड़ा सा सरल तरीके से अपन लेंगे कि यदि कै च ट तय पे के बाद, यदि कै च ट तय पे के बाद किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, यदि कै च ट तय पे के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा, मतलब यहाँ कै हो तो जरूरी नहीं सामने कै वाली लाइन का ही तीसरा है, किसी भी लाइन का तीसरा आ सकता है, ठीक है, चौथा आ सकता है, या फिर ये रे ले वे, या फिर स्वर हो, या फिर स्वर हो। तो ये जो कै च ट तय पे है ना, ये किस में बदलेंगे? ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेंगे, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेंगे। मतलब यदि यहाँ कै हो, सामने किसी भी लाइन का तीसरा चौथा या रेलव स्वर हो, तो कै गे में, च जय में, ट डे में, तय थे दे में और पै बै में, ठीक है, तय दय में और पै बै में, तीसरे में बदल जाएगा। देखो, इन नियमों को मैंने इस ढंग से डिजाइन किया है कि आपको कोई बाधा ना आए। हिंदी की संधियों में खासतौर पे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में कुछ विवाद चलते हैं संस्कृत संधि की तुलना में, लेकिन आजकल जिन्हें सही माना जाने लगा है, हम उसको भी प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ेंगे और उन विवादों को मैं कक्षा के अंत में, कक्षा मतलब इस संधि के अंत में ही समझाऊंगा आपको, ताकि आपके मन में कोई द्वंद्व न पैदा हो। हम जिस तरीके से बता रहे हैं उस ढंग से हमें पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, मस्तिष्क में कोई द्वंद्व न रखते हुए। ये मैं आरंभ में कह देता हूँ। मान लीजिए आप किसी पुस्तक में पढ़ रहे हैं, वहां सोचेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ, गुरुजी ने तो इतना ही बताया, वो अंत में, क्योंकि मैं नहीं चाहता आरंभ से आपके मन में ऐसे कोई समस्या डाल दी जाए जो आपको परेशान करते जाए, ठीक है, इसलिए आप जैसा करवाएं करते जाएं। यदि कै च ट तय पे के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या ये रे ल या स्वर हो, तो कै च ट तय पे किस में बदलेगा? अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे इसके कुछ उदाहरण मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने इसका उदाहरण लिया, ठीक है, इसका उदाहरण लिया मैंने, जगत धन ईश, जगत धन ईश। देखिएगा, तो यहां पहले कौन है? तय, और फिर कौन है? स्वर। अब कै च ट तय पे के बाद कोई भी स्वर हो सकता है, तो कै च ट तय पे किस में बदलेगा? कै च ट तय पे बदलेगा अपने तीसरे में। किस में बदलेगा? अपने तीसरे में। अब तय का तीसरा कौन होता भैया? दय होता है, ठीक है। अब दय में ई मिला तो दय पूरा हुआ, मात्रा लगी, और क्या बन गया? जगदीश। क्या बन गया? जगदीश बन गया, ठीक है। अब जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन, जैसे दिक धन गज, दिक धन गज। कै है, कै के बाद में तीसरा है, हर प्रकार की एक स्थिति देख लेते हैं। तो कै अपने तीसरे में बदला, कै का तीसरा कौन? गे, और क्या हो गया? दिग्गज। क्या हो गया? दिग्गज, ठीक है। अभी एक हेरेलव का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा ऋक धन वेद, कै पहला है, कै पहला है, फिर ये रेलव हो सकते हैं, तो कै अपने तीसरे में बदला, कै का तीसरा कौन? गे, और क्या हो गया? ऋग्वेद। क्या हो गया? ऋग्वेद। समझे? तो एक बार नियम को बोलना आप जहां बैठे वहीं, यदि कै च ट तय पे के बाद किसी भी वर्ग का, बोलो, तीसरा चौथा या ये रेलव या स्वर हो, तो कै च ट तय पे किस में बदल जाएगा? कै च ट तय पे अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ूं, दो चार उदाहरण दूं आपको, ठीक है। देखना, देखना, जैसे देखना, कीजिए,
धन को फिर रखिएगा। आप कीजिए षट धन ऋतु, षट धन ऋतु। हल कीजिए भैया, हल कीजिए। ये कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं और इनको आप ध्यानपूर्वक हल कीजिए। और कुछ और भी दे देता हूं मैं आपको, जैसे उत्त धन अय, उत्त धन योग, उत्त धन यान, उत्त धन यम। कीजिए हल, वीडियो पॉज करके आप इन्हें हल कीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। कर लिए हल। अब देखना, शप धन दह, पै के बाद में तीसरा, पै अपने तीसरे में बदला, क्या बन गया? शब्द। अप धन जय, पै अपने तीसरे में बदला, क्या बन गया? अब्ज। चित्त धन रूप, तय पहला है, तय अपने तीसरे में बदला, तय का तीसरा कौन? दय। सामने कौन है? रूप, क्या हो गया? चिद्रूप। अब देखना, आप इसे और किस ढंग से लिख सकते हैं? दय तो पहले से आधा है, रे जब नीचे आता है तो पूरा होता है, रे में किसकी मात्रा? दीर्घ ऊ की मात्रा, और क्या बन गया? चिद्रूप। क्या बन गया? चिद्रूप। तत् धन रूप, तय का तीसरा, दय, सामने कौन है? रूप, और क्या हो गया? तद्रूप। क्या हो गया? तद्रूप। समझे? ठीक है। सदाचार, सदाचार तो क्या हो जाएगा? सत्य धन आचार, सत्य धन आचार। भाई किसका विच्छेद करना? दय का। मैं जोड़ते समय पहले का तीसरा हुआ तो तोड़ते समय तीसरे का पहला हो जाएगा। ठीक है। जगदम्बा, अजगदम्बा। लेकिन कई बार क्या करते हैं कि विद्यार्थी शब्द की सार्थकता का ध्यान नहीं रखते। कैसे? कि भाई जैसे जगदम्बा शब्द का विच्छेद कर रहे हैं तो उन्होंने तो ये ध्यान रहता है, गुरुजी ने कहा था तीसरे का पहला बना देना, तोड़ते समय वो गए को ही तोड़ देंगे और जग धन अदम्बा कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थ का ध्यान रखेंगे, है। और क्या होगा? जगत धन अम्बा, पूरे संसार की माँ, जगत धन अम्बा। सद्रूप, देखो सद्रूप, यहां दय का पहला क्या हो जाएगा? तय, सत, और सामने ऊ, रे में ऊ कैसा मिला हुआ? बड़ा, तो रे में गांठ लगेगी। सत धन रूप, सत धन रूप। षडरस, बोलो क्या हो जाएगा? षट धन रस, षट धन रस। सड्राग, क्या हो जाएगा? षट धन राग हो जाएगा। समझे आप इस बात को? षट धन राग। समझ गए? ठीक है। अब इस शब्द को लिखना भी दिखाऊं। देखो ये जो गोल पैंदे वाले व्यंजन होते हैं, टे, ठे, डे, ढे, छे आदि, इनको जब हमें आधा दिखाना है, आधा, तो हलंत ही लगाना पड़ेगा। कैसे? भाई जैसे क है, क को आधा अपन ऐसे लिख सकते हैं, च है, च को ऐसे लिख सकते हैं, ग है, ग को ऐसे लिख सकते हैं। अब ट को आधा करने के लिए तो हलंत ही लगाना पड़ेगा, उपाय भी क्या है? ठीक है। तो अब यहां क्या था? ट तो आधा था, अब ट का क्या बना? तीसरा ड। इस शब्द को लिखना सिखा रहा हूं मैं, देखना देखना। ये है षट धन रस, षट धन रस। अब ट का तीसरा क्या बना? ड। ये ड बन गया, ट आधा तो ड भी आधा, सामने कौन है? रस। नीचे रे को बुलाया जा सकता है, नीचे जब रे आता तो पूरा, तो हलंत तो पहले से लगा हुआ है, रे नीचे आ गया और क्या बन गया? षड्रस। तो ये जो आकृति बनती है ये रे नहीं होती है, ये रे होता है, ये हलंत होता है। अब लोगों की आदत बन गई ऐसे बनाने की, लेकिन इसका आपको तो बोध होना चाहिए ना कि एक्चुअली में ये है क्या। तो समझ में आ गई बात आपको? षड्रस। ऐसे ही वो क्या बन गया? षट धन राग था अगला उदाहरण, तो ट का तीसरा क्या बना? ड। सामने कौन है? राग। तो ड आधा है तो आधा ही रहा, रे को नीचे बुलाया, आ की मात्रा साथ आई और क्या हो गया? षड्राग। क्या हो गया? षड्राग। समझ में आ गई बात? अब आगे के उदाहरण देखते हैं। षट धन ऋतु,
षट धन ऋतु। अब देखना यहां त्रुटि हो गई, पक्का ही हो गई। टे का तीसरा डे और सामने कौन है, ऋतु, और आपने ये लिख दिया और इसको सही समझ लिया होगा, लेकिन ये गलत है, यह गलत है। इसके गलत होने के पीछे रीजन क्या है, देखना डे आधा है, सामने स्वर लिखा हुआ है, तो यदि व्यंजन आधा है, सामने स्वर लिखा हुआ है, तो उस व्यंजन में उस स्वर की मात्रा लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी साहब, लगेगी। तो डे में री की मात्रा लगेगी और षड्ऋतु ऐसे बनेगा, तब जाकर के वो सही माना जाएगा। समझ में आ गई आपको बात, तब जाकर ये सही माना जाएगा। अब कोई कहे सर हलंत लगा के हमने री लिख दिया, सामने क्या गुनाह कर दिया, भाई जी ऐसे समझो आपने राम शब्द लिखना है, इसको यूं लिख दिया, बताओ अब इसको सही मानूं क्या मैं, किया क्या है, रे को हलंत कर दिया, सामने स्वर लिख दिया है, वैसे तो सही लिखा है अकॉर्डिंग टू यू, लेकिन ये गलत है। व्यंजन जब आधा है सामने स्वर है तो उसकी मात्रा लगेगी अज्जीनम परिणम संयोजम, और क्या बनेगा, राम। वैसे ही प्रभु षड ऋतु में डे भी तो आधा है, सामने री भी स्वर है, री भी तो स्वर ही है, तो डे में री की मात्रा लगाऊं। इसको यूं समझ लो, री की जगह आ होता तो क्या करते आप, डे आ लिखते या डा लिखते, डाई लिखते, तो डे के आगे री है तो ड्री लिखिए, री भी तो स्वर ही है। ऐसे छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगले उदाहरण देखते हैं। उत धन अय, उत धन अय, तय अपने तीसरे में बदला, तय का तीसरा क्या होता है, दय, दय में अय मिला तो दय पूरा, और क्या हो गया, उदय। उत धन योग, तय का तीसरा क्या होता, दय, सामने यह है तो क्या हो गया, उद्योग। दय और ये को मिला करके धय भी लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, उद्योग, क्या हो गया, उद्योग। उत धन यान, क्या हो जाएगा, उद्यान, क्या हो जाएगा, उद्यान। द और ये जग को जोड़ करके उद्यान भी लिख सकते हैं। उद्धन यम, क्या हो गया, उद्यम, क्या हो गया, उद्यम। तो ये नियम आपके समझ में आ गया क्या, कि यदि कै चै टै तै पै के बाद बोलो किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या ये रे ले वे या स्वर हो तो किस में बदलेगा, कै चै टै तै पै, कै चै टै तै पै अपने तीसरे में बदल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, शट जैसे शट से षडानन है, ठीक है। कुछ गिने चुने शब्द मैंने आपको अभ्यास करवा दिए और कुछ आपको नोट्स में मिल जाएंगे, कुछ मैंने करवा दिए, कुछ आप कर लेना। बाकी जो टेस्ट वेस्ट हैं उनमें आपको उदाहरण ही उदाहरण मिलते रहेंगे, ठीक है। हाँ, दूसरे नियम की यदि मैं बात करूं तो क्या होगा, यदि कै चै टै तै पै के बाद, समझना, यदि कै चै टै तै पै के बाद पहले नियम में क्या था, तीसरा चौथा, और यहां हम किसको ले लेंगे, पांचवे को ले लेंगे। तो यदि कै चै टै तै पै के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो, किसी भी वर्ग का, यह जरूरी नहीं कि यहां कै हो तो सामने कै वाली लाइन का ही पांचवा हो, किसी भी लाइन का पांचवा हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये कै चै टै तै पै जो है ना, ये बदलेगा अपने पांचवे में, ये बदलेगा अपने वर्ग के पंचम वर्ण में। ये किस में बदलेगा, अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। मतलब यहां कै है, सामने किसी दूसरी लाइन का पांचवा भी हो तो ये कै जो है ना, ये किस में बदलेगा, ये अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, क्या दिया, जगत धन नायक, जगत धन नायक, तय पहला, न पांचवा, तय अपने पांचवे में बदलेगा और क्या बनेगा, जगन्नायक। क्या बन जाएगा, जगन्नायक, संसार के नायक, जगन्नायक, समझे, ठीक है। अब तय थे धन है, ये तो इसी लाइन का पांचवा था, सामने दूसरी लाइन का भी तो हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। जैसे हमने उदाहरण लिया दिक् धन नाग, दिक् धन नाग, कै पहला न पांचवा, तो कै अपने पांचवे में बदलेगा और क्या हो जाएगा, दिंगनाग। क्या हो जाएगा, दिंगनाग। नाग शब्द हाथी के अर्थ में आया है यहाँ। देखो नाक और नाग, इनके दो दो अर्थ होते हैं। नाक मानी नासिका होती है, नाग मानी सर्प होता है, लोक प्रचलित अर्थ है। लेकिन नाक का एक अर्थ स्वर्ग भी होता है और नाग का एक अर्थ हाथी भी होता है। तो दिंगनाग
इज इक्वल टू दिग्गज। थोड़ी देर पहले हमने जो दिग्गज शब्द लिखा और दिंगनाग दोनों का समान ही अर्थ हो गया है, दिशाओं के हाथी। क्या अर्थ हो गया? दिशाओं के हाथी हो गया। ठीक है। अरे कि ऐसी मान्यता है कि जो 10 दिशाएं होती है उन सब का एक दिक्पाल होता है जो उनकी रक्षा करता है। ठीक है। इधर देखो दिंगनाग। कुछ और उदाहरण आपको दूं मैं, जैसे उत्धन मीलन। उत्धन मीलन, तो तय अपने 5 में बदला नय में, और क्या हो गया? उन्मीलन। क्या हो गया? उन्मीलन। जैसे मैंने कहा जी उत्धन नयन, उत्धन नयन, तो तय अपने 5 में बदला, क्या हो गया? उन्नयन। क्या हो गया? उन्नयन। ठीक है। तो इस प्रकार यदि पहले के बाद 5वां हो तो पहला जो है वो अपने 5वें में बदल जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण मैं और देता हूं आपको, देखना इधर, इधर देखना भैया, आपको दे रहा हूं, अब आप करो 1-2 उदाहरण तो कीजिए। जगत धन नियंता, जगत धन माता है जी, भवत धननिष्ठ, भवत धननिष्ठ, अम्मय, वाक धन निपुण, सत धन मार्ग, सत धन मार्ग, वणिक धन माता। ये मैंने 3-4 शब्द आपको दिए हैं, आप तुरंत में नहीं लिख करके क्या कीजिए? सोल्व कीजिए भैया। आप इनको लिख करके सोल्व कीजिए, फटाफट सोल्व कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया? ये तो 2-4 ही है, हैं? एक इस प्रकार का उदाहरण देता हूं आपको थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए। परांगमुख। क्या लिखा है मैंने? परांगमुख है। हो गया होगा। विद्युन्मंडल है। अब मैं हल ही करवा देता हूं, आप वीडियो पॉज करके हल कर लेना भैया, इतनी देर में तो क्या हो गया होगा। आप वीडियो पॉज करके हल कर लेना। देखो जगत धन नियंता, तो पहले के बाद 5वां है, पहला अपने 5वें में बदला तो तय का 5वां कौन? दय हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? जगत नियंता। ठीक है। सॉरी, तय का अब पहले के बाद 5वां, तो पहला अपने 5वें में बदल जाएगा, और क्या हो जाएगा? जगन नियंता। क्या हो जाएगा? जगन नियंता है। आधा ने बाहर नहीं रहेगा, मात्रा के भीतर आएगा, जगन नियंता। जगत धन माता, तय के बाद 5वां है तो तय अपने 5वें में बदला, और क्या हो जाएगा? जगन माता। क्या हो जाएगा? जगन माता। भवत धन निष्ठ, पहले के बाद 5वां है तो पहला अपने 5वें में बदला, क्या हो गया? भवनिष्ठ। क्या हो गया? भवनिष्ठ। अम्मय, तोड़ना है जी, 2 5वें एक साथ हो और पहला 5वां आधा हो, स्वाभाविक आधा ही होगा, तो उसको पहले में बदल दो। जो आधा है उसको पहले में बदल दो, मैं को पहले में बदलो, मैं का पहला पै, अपधनमय, अपधनमय। वाक धन निपुण, कै पहला है, न 5वां है, कै का 5वां कौन होगा? अंग, तो क्या हो जाएगा? वांग निपुण, वांग निपुण। अब इसको चाहें तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो न को नीचे लिखा जाता कई बार, ऐसे 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 भी करते हैं लोग, ऐसे भी लिखा जा सकता है, वांग निपुण। ठीक है, मात्रा हमेशा उस पर ही मानी जाती है। ठीक है, बाकी वांग निपुण अपन ने लिख दिया, मात्रा के भीतर इसको ले सकते हैं। सतधन मार्ग, क्या हो जाएगा? शन मार्ग। क्या हो जाएगा? सन मार्ग। वणिक धन माता है, कै का 5वां अंग हो गया, वणिंग माता। क्या हो गया? वणिंग माता। अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अंग जो है वो आधा है, मैं पूरा है तो मैं को नीचे बुला लो, और मैं के साथ आ की मात्रा है तो क्या हो गया? वणिंग माता। इसलिए मैंने कैसे ये वांग निपुण को लिखा, ये वणिंग माता को, इसलिए मैंने वहां उदाहरण एक और दिए परांगमुख, यही सोच के बाद में लिखा। भाई यहाँ अंग है, ये कै का 5वां है और ये पै का 5वां है, तो जो आधा उसको पहले में बदल दो, तो अंग का पहला कै, पराक, और बाद में कौन हो गया? मुख, पराक धन मुख, पराक धन मुख।
ठीक है। अब कै का पांचवा कौन? अंग है, तो इसको चाहे तो अपने से अलग अलग लिख सकते हैं, परांग मुख वर्ण ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है। विद्युन मंडल तो क्या हो जाएगा? विद्युत धन मंडल। भाई दो पांचवे हो तो जो पहला पांचवा है उसको पहले में बदल दीजिए, ठीक है। अरे भाई जैसे अपने पास उदाहरण आया, ये आ गया वाक धनमय, वाक धनमय। अब पहले के बाद पांचवा है तो पहला अपने पांचवे में बदलेगा, तो क्या हो गया? वांगमय, वांगमय। अब अंग आधा है ना, तो आधे के नीचे पूरे को लिखा जा सकता है, इसके नीचे मय को लिख सकते हैं, और ये भी क्या पढ़ा जाएगा? वांगमय ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। नीचे वाला हमेशा पूरा होता है, नीचे वाला हमेशा पूरा होता है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक तरीका मैंने बताया है, ठीक है। अब यहाँ भी आपको मैं एक दो उदाहरण कुछ अलग टाइप के से और बताता हूँ जो थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकते हैं आपको। देखो एक उदाहरण मैंने लिखा मृद धन मूर्ति, मृद धन मूर्ति। एक मैंने लिखा मृद धन माश, और एक मैंने लिखा मृद धन मय या मृद धन मई, ऐसा कुछ तीन उदाहरण लिखे। अब आप इन्हें क्या करेंगे? ठीक है, अब सुनो। अब आप कहोगे गुरुदेव यहाँ तो द आया है, नियम तो केवल तय की बात कर रहा है। भाई नियम तो केवल पहले की बात कर रहा है कि यदि कै चटे तपे के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा, नहीं सॉरी, कै चटे तपे के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या रेलव या स्वर आए तो कै चटे तप अपने तीसरे में बदलेगा, और कै चटे तपे के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा आए तो कै चटे तप अपने पांचवें में बदलेगा। पहले वर्ण की बात हुई है, कै चटे तपे, द तो तीसरा है, क्या करें? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हिंदी के अंदर संधि को लेकर के कुछ विवाद चलते हैं, उनको आपको उनमें ना उलझाएं, इसलिए हमने एक सीधा तरीका निकाला, ठीक है। लेकिन आप किसी भी स्थिति में परेशान ना हो, इसके लिए इनका सरलीकृत स्वरूप में आपको पेश कर रहा हूं। लेकिन एक चीज आप स्मरण रख लीजिए, याद कर लीजिए, माथे में बैठा लीजिए कि जहां जहां नियम में मैं तय लिखवाऊं, इसके अंत में उपयोगिता समझ में आएगी। बड़े सरल तरीके से एक बात मस्तिष्क में रखिए, वरना नियम याद करने में दुविधा हो जाती है। मैं ऐसे लिखवा था यदि कै च ट त द प, तो थोड़ा अटपटा लगता है, तो इसको मस्तिष्क में बैठा लीजिए, जहां जहां मैं नियम में तय लिखूं वहां वहां द भी है। ये मौखिक तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको किसी दुविधा में नहीं डालूंगा, ना कोई आपको विवाद में डालेंगे, एकदम सही तरीके से अपन अंत तक पहुंच जाएंगे। ये बात माइंड में रखिए। ये मैं इसीलिए बता रहा हूं, उनकी तोड़ जो है ना वो पेश कर रहा हूं आपको, मैं विवाद नहीं बता रहा हूं, उनका सीधा उपाय बता रहा हूं। तो जहां जहां नियम में तय आए, किसी भी नियम में व्यंजन संधि के, किसी भी नियम में व्यंजन संधि के, वहां वहां मस्तिष्क में दय को भी रखिए। मतलब उस तय की जगह दय होगा तो भी वही संधि होगी, तय की जगह यदि दय होगा तो भी वही संधि होगी। अब इधर देखिए, मृद धन मूर्ति, तो अपन मैं तय मान करके चलूं तो तय का पांचवा बनेगा, न बनेगा तो दय का भी पांचवा बनेगा, न बनेगा उस पंक्ति का पांचवा वर्ण, तो क्या बना? मृण मूर्ति। क्या बना? मृण मूर्ति, ठीक है। अब सुनो होता क्या है, न से पहले री आ गया, न से पहले री आ गया तो ये न अणय में बदल जाएगा, और सही उत्तर क्या आएगा? मृण मूर्ति। क्या आएगा? मृण मूर्ति। तो कई बार नियम के तौर पे हम भी लिखवा देते हैं, और गाइड्स में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि तय या दय से पहले री हो और उनके बाद कोई पांचवा वर्ण हो तो तय या दय न में बदलने के बजाय अणय में बदल जाते हैं। ये सहूलियत के लिए बताया जाता है, बाकी एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक्चुअली में वो दय तो न में ही बदला है, दय तो न में ही बदला है, लेकिन उससे पहले री होने के कारण वो न अणय में बदल गया है। मैं स्वर संधि में भी आपको बार बार कह रहा था कि व्यंजन संधि में मैं एक नियम की व्याख्या करूंगा, न अणय में कब बदलता है उसकी व्याख्या मैं अंत में करूंगा। अभी के लिए इतना ध्यान रख लीजिए, री, रे और मूर्धन्य श, षटकोण वाला स, री, रे और मूर्धन्य श के बाद यदि न आता है तो न का अणय हो जाता है। यही नियम है। किस किस के बाद? री, रे और मूर्धन्य श के बाद यदि न आए तो न का क्या हो जाता है? अणय हो जाता है। तो यहां नियमानुसार द का तो नहीं बना, लेकिन न से पहले री आने के कारण उसका क्या हो गया? अणय हो गया। इतनी बात आप मस्तिष्क में रखिए, ठीक है। तो मृद धनमास का मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, क्या बन जाएगा? मृणमाश। और मृद धनमय का क्या हो जाएगा? मृणमय,
ठीक है, स्मरण क्या रखा ही मैंने आपको, एक ही बात याद करवाई, क्या, जहां जहां नियम में तय है वहां वहां आप ये रखिए अदृश्य रूप में दय भी विद्यमान है। बस बोलने में दुविधा ना आए इसलिए मैंने लिखा नहीं। कै चट तय पर सही याद हो जाता है, कै चट तय दय पर बड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब ये क्यों हो रहा है इसकी मैं अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा, आपको मैं किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता, केवल आप मस्तिष्क में इतना रखिए जहां तय है वहां दय भी है। मतलब तय की उपस्थिति से जो काम हो रहा है संधि में, दय की उपस्थिति से भी वही होगा, बस इतनी सी ध्यान। तो अभी तक हमने दो नियम देखे हैं, देखना, बोलो एक बार मेरे साथ। पहला नियम क्या था, यदि कैचे टय के बाद किसी भी वर्ग का, बोलो, तीसरा चौथा या य रे ले व या स्वर हो तो कैचे टय पे किस में बदलेगा, अपने तीसरे में बदलेगा। नियम नंबर 2 क्या था, यदि कैचे टय के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा हो तो कैचे टय पे किस में बदलेगा, अपने पांचवे में बदलेगा। दो ही बातें कही है, बस इसमें इतना ही तो कहा है, तय की जगह दय हो तो भी वही होगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब नियम नंबर 3 की मैं बात करता हूं, देखना यहां भी 2-3 नियमों का निचोड़ पेश करता हूं मैं आपकी सरलता के लिए, ध्यान से देखना। यदि मैं के बाद कोई भी व्यंजन हो, यदि मैं के बाद कोई भी व्यंजन हो तो ये जो मैं है ना, ये किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। बस इतनी सी बात याद रख सकते हो। यदि मैं के बाद कोई व्यंजन हो तो मैं किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, बस इतनी सी बात। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूं आपको, जैसे मान लीजिए मैंने उदाहरण दिया आपको, गम धन गा, गम धन गा, मैं के बाद व्यंजन है तो मैं का क्या बना, अनुस्वार बना, और क्या शब्द बना, गंगा, क्या बन गया, गंगा। जैसे मान लीजिए मैंने उदाहरण दिया आपको, समधन जय, समधन जय, मैं के बाद व्यंजन है तो मैं का क्या बना, अनुस्वार बना, और क्या हो गया, संजय। ठीक है, अब एक उदाहरण मैंने और दे दिया, दम धन डय, दम धन डय, तो मैं के बाद व्यंजन है तो मैं का क्या बना, अनुस्वार, और क्या हो गया, दंड, क्या हो गया, दंड। एक उदाहरण और दे दिया मैंने आपको, समधन बंध, समधन बंध, मैं के बाद क्या है, व्यंजन है, मैं का क्या बना, अनुस्वार, और क्या हो गया, संबंध। अब समझना क्या कि मैंने आपको एक बात कही कि मैं के बाद कोई भी व्यंजन हो तो मैं का क्या बनेगा, अनुस्वार बनेगा। लेकिन मैं आपको एक प्रश्न भी तो कर सकता हूं इस अवसर पर, क्या कि अनुस्वार का मतलब क्या होता है, अनुस्वार का क्या मतलब होता है, अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुस्वार का मतलब मैं होता है या नहीं होता है, बोलो अनुस्वार का तात्पर्य क्या होता है, बोलो बताओ, आप पहले बोलो, उत्तर बोल लो, वहां खुद के आकलन करता स्वयं ही बन जाओ। अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार जहां लगा है उसके आगे वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार होता है, समझे, मतलब अनुस्वार जहां आया है उसके आगे वाले वर्ण का पांचवा अक्षर कौन होता है, अनुस्वार होता है। जैसे समझना भाई, जैसे ये गंगा है, अब गंगा में अमूमन लोगों को आदत क्या है, अनुस्वार को मैं मानने की या न मानने की। यहां अनुस्वार को मैं मानूं तो क्या हो गया, गमगा, और न मानूं तो क्या हो गया, गनगा। दोनों स्थितियों में गलत है। अब देखना अनुस्वार क्या है, अनुस्वार के आगे वाला वर्ण कौन है, ग। अनुस्वार जिस पर लगा है वो नहीं, आगे वाले को देखना है। अनुस्वार के आगे वाला वर्ण कौन है, ग, तो अनुस्वार इस ग का पांचवा बनेगा, ग वाली लाइन का पांचवा कौन होता, अंग है, ठीक है, और ये क्या बन गया, गंगा। नीचे वाला वर्ण तो पूरा होता है, गंगा, क्या हो गया, गंगा, शुद्ध उच्चारण। अनुस्वार के आगे कौन है, जय, कौन है, जय, तो अनुस्वार जय वाली लाइन का पांचवा बनेगा कौन, ञ, क्या बनेगा, ञ, और ये ऐसे लिखा जाएगा, संजय, क्या लिखा जाएगा, संजय, शुद्ध उच्चारण आ रहा है। अनुस्वार के आगे कौन है जी, ड, तो अनुस्वार ड वाली लाइन का पांचवा बनेगा, ट, ठ, ड, ढ, अण, ठीक है, और क्या हो गया, दंड, क्या हो गया, दंड। अनुस्वार के आगे कौन है, ब, कौन है, ब, तो अनुस्वार ब का पांचवा बनेगा क्या, मैं,
और अनुस्वार के आगे कौन है, ध, ध का पांचवा बनेगा न, और क्या हो गया, संबंध। क्या हो गया, संबंध। समझ में आ गई बात आपको। अनुस्वार का मतलब क्या होता है, आगे वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण कौन होता है, अनुस्वार होता है। ठीक है, हाँ, पांचवा वर्ण अनुस्वार होता है। देख लीजिए, एक ही शब्द है संबंध, और इस एक शब्द में दो जगह अनुस्वार आया है, दो जगह अनुस्वार आया है। एक जगह वो मैं है और एक जगह वो न है। तो मैं क्या कह रहा था कि मान लीजिए, हालांकि हिंदी में तो अनुस्वार वाले रूप को ही ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है और संस्कृत में इस पंचम वर्ण वाले रूप को ही प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन आपको मान लीजिए प्रश्न दे दिया ये संजय कि साहब संजय का संधि विच्छेद करो, तो इस संजय से आप ये लिख करके इससे समधन जय तक पहुंच सकते हैं। और आपको दे दिया समधन जय की संधि करो, और विकल्प में ये नहीं लिख करके ये लिख दिया, तो आप यहां तक पहुंच सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपको पता है कि अनुस्वार का मतलब क्या होगा, आगे वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण कौन होगा, अनुस्वार होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, कुछ उदाहरण सौंप रहा हूं, देखना देखना, 2-4 उदाहरण ही दे रहा हूं, ज्यादा भी नहीं दे रहा मैं, करो लेकिन। समधनवाद, समधन घर्ष, 2-4 ही उदाहरण दे रहा हूं। समधन न्यासी, किम धन नु, धनंजय, मृत्युम धनंजय। 4-5 ही दिए हैं केवल अभ्यास के लिए, एक बार आप कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप करेंगे, उसके बाद ही उत्तर देखेंगे, ये जरूर मैं कह रहा हूं। और दोनों रूप बनाएंगे, एक अनुस्वार वाला एक पंचम वर्ण वाला, दोनों रूप बनाएंगे। फटाफट फटाफट ये काम आप कर लीजिए। हो गया, देखना, पम धन चम, पै के बाद व्यंजन है तो पै का अनुस्वार बना। ध्यान देखना, यहां मैं कई चीजें समझा रहा हूं। पंचम, ये तो कलर ही गलत चुना गया, ये व्हाइट ही रहा, तो क्या होगा, पंचम। हो गया पंचम। अब अनुस्वार के बाद कौन है, च। अनुस्वार च के पांचवे में बदलेगा, च का पांचवा कौन, य, और क्या हो गया, पंचम। समधन ताप, क्या हुआ, संताप। अनुस्वार के आगे कौन है, तय, तय का पांचवा कौन होता, न, संताप। अनुस्वार के आगे मैं का अनुस्वार बना संवाद। अब वै का तो कोई पांचवा होता ही नहीं भाई, नासिक के वर्ण जो होते हैं वो तो 5 ही होते हैं, अंग, य, अण, न, मैं, तो यहाँ कोई पांचवा नहीं होगा, इसका एक ही रूप रह जाएगा, संवाद। समझ में आ गया। यदि यहाँ है आ जाता, यहाँ ये आ जाता, समधन यम संयम है, समधन यम संयम है, समधन लाप संलाप, ठीक है, ऐसी स्थिति के अंदर इनमें कुछ नहीं होगा, ऐसा कैसा रह जाएगा। अब समधन घर्ष, संघर्ष। अब यहां आगे घ है तो घ का पांचवा तो अंग होता है, अपन क्या लिख सकते हैं, संघर्ष। क्या लिख सकते हैं, संघर्ष। अब इधर देखना, मुझे धनंजय और मृत्युंजय आपको बताऊं। धनंजय, अब यहां तो अनुस्वार लगा हुआ ही नहीं, तो इस धनंजय शब्द को अपन ऐसे लिख सकते हैं, धनंजय। दोनों स्थितियां बता रहा हूं मैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं, क्या, धनम धन जय। क्या कर सकते, धनम धन जय। भाई मैं के बाद व्यंजन है तो मैं का अनुस्वार बन गया, अनुस्वार का मतलब आगे वाले के पांचवा होता है, तो ये पांचवा हो गया, धनंजय हो गया। मृत्युम धन जय, मृत्युम धन जय, मैं का अनुस्वार बना, क्या बन गया, मृत्युंजय। क्या बना, मृत्युंजय। अनुस्वार के आगे कौन है, जय। अब अनुस्वार आगे वाले का पांचवा बनेगा, तो क्या हो गया, मृत्युंजय। क्या हो गया, मृत्युंजय हो गया। अब इधर देखो ये दोनों उदाहरण, समधन न्यासी और किम धन नु। अब मैं के बाद व्यंजन है तो मैं का अनुस्वार हुआ, और क्या हो गया, सन्यासी। क्या हो गया, सन्यासी हो गया। अब अनुस्वार के आगे न है, अनुस्वार के आगे कौन है, न है, तो अनुस्वार
क्या बनेगा, नए वाली लाइन का पांचवा, एकदम लोकल भाषा में। तो नए वाली लाइन का पांचवा तो नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या बना, सन्यासी। क्या बना, सन्यासी। अब इनमें से ये विशुद्ध रूप है, ये नहीं है। कैसे, आप इसके लिए हमेशा स्मरण रखेंगे क्या, कि अनुस्वार के आगे वाला वर्ण यदि पहले से पांचवा है, ध्यान से समझना, अनुस्वार के आगे वाला वर्ण यदि पहले से पांचवा है तो अनुस्वार को अनुस्वार न लिख करके पांचवे में ही लिखा जाता है। अनुस्वार के आगे वाला वर्ण यदि पहले से पांचवा है तो अनुस्वार को अनुस्वार न लिखकर पांचवे में ही बदल दिया जाता है, ये ध्यान रखिए। अब किम धन नु का आप बनाओ, अपने आप आपको पता चल जाएगा। किम धन नु, भाई मैं का अनुस्वार बना, अब अनुस्वार के आगे न है तो अनुस्वार भी न में बदल जाएगा। इसका हम सीधा ही रूप लिख देंगे, क्या, किन्नो। क्या लिख देंगे, किन्नो। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या, कि अनुस्वार के आगे यदि पहले से पांचवा हो तो अनुस्वार को अनुस्वार ने लिखकर पांचवे में ही बदल दिया जाता है। जैसे मैं एक दो और आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा किम धन नर, किम धन नर, बोलो किम धन नर, क्या हो जाएगा, हाँ जी क्या हो जाएगा, बनाओ भाई। आप तुरंत बनाएंगे, मैं का अनुस्वार बनाएंगे, आगे न है, लेकिन अनुस्वार के आगे न है तो अनुस्वार भी न में भी बदल जाएगा, तो किन्नर। तो ये सही होगा और ये गलत होगा। मैंने क्या कह दिया कि अनुस्वार के आगे यदि पहले से पांचवा है तो अनुस्वार को अनुस्वार न लिखकर पांचवे में ही बदल दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण और दे देता हूं आपको, समधन निवेश, समधन निवेश, समधन निवेश। तो मैं का तो अनुस्वार बनेगा, अनुस्वार के आगे न है तो अनुस्वार न में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, सन्निवेश, सन्निवेश है। समधन नद्ध, समधन नद्ध, क्या हो जाएगा, सन्नद्ध। समझ में आ गई बात, ठीक है। अनुस्वार के आगे वाला वर्ण यदि पहले से पांचवा है तो अनुस्वार को अनुस्वार न लिखकर पांचवे में ही बदल दिया जाता है। इतनी बात हो गई कंप्लीट। अब मान लीजिए आपके पास एक उदाहरण आया, समधन मेलन, समधन मेलन। अब आप यहां क्या करेंगे, मैं का अनुस्वार बनाया और अनुस्वार के आगे पहले से पांचवा है मैं, तो अनुस्वार वापस मैं में बदला और क्या बना, सम्मेलन। तो ये तो सीधा ही बना सकते हो आप, समधन मेलन। तो यहाँ पर संधि नहीं मानेंगे, यहाँ पर क्या मानेंगे, संयोग मानेंगे। क्या मानेंगे, संयोग मानेंगे। भाई मैं के बाद जब पहले से ही मैं है तो उसको अनुस्वार बना करके वापस मैं बनाने की कहाँ जरूरत है? तो इसको अपन क्या मानेंगे, संयोग मानेंगे। समधन मेलन का क्या हो जाएगा, सम्मेलन। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया समधन मुख, समधन मुख, तो इसका क्या बन जाएगा, सम्मुख। लेकिन इसमें कोई संधि नहीं हुई है, इसलिए ये क्या माना जाएगा, संयोग माना जाएगा, क्योंकि संधि तो परिवर्तन मांगती, इसमें तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, ऐसा कैसा रह गया। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। तो नियम नंबर 3 बड़ा सरल नियम है और बड़ा इंटरेस्टिंग नियम है। क्या कहता है, इतनी सी बात कहता है, याद हो जाना चाहिए। यदि मैं के बाद कोई व्यंजन हो तो मैं किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा। ठीक है, और अनुस्वार किस में बदलेगा, अनुस्वार हमेशा अनुस्वार के आगे वाला जो वर्ण होता है उसके 5वें वर्ण में बदलता है। कौन, अनुस्वार। और अनुस्वार के बाद यदि पहले से 5वां लिखा हुआ है तो अनुस्वार को अनुस्वार न लिखकर 5वें में ही बदल दिया जाता है। अब यहां पर मैं 2 विशेष स्थितियां आपको और समझाता हूं, ध्यान रखना। 2 विशेष स्थितियां और है। एक तो सम उपसर्ग की, यदि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बने हुए कुछ शब्द हो, कृति, कार, करण, कृत, क्रिया, कर्ता आदि कुछ शब्द हो क्री धातु से बने हुए, किसके बाद, केवल सम उपसर्ग की बात हो रही है, तो नियम क्या कहता है भैया, नियम तो ये कहता है कि मैं के बाद कोई भी व्यंजन हो तो मैं का अनुस्वार बनेगा। तो यहाँ मैं के बाद व्यंजन ही है, सबके आरंभ में कै है, कै व्यंजन है, तो साहब ठीक बात है, नियम के अनुसार क्या बन गया, अनुस्वार बन गया। ये तो नियमानुसार हुआ। लेकिन ऐसी स्थिति में कुछ हम नया और जोड़ेंगे। क्या, यदि सम उपसर्ग के बाद ये शब्द हो तो उस अनुस्वार तो बनेगा ही बनेगा, उस अनुस्वार के बाद दंतेश का आगम होगा।
उस अनुस्वार के बाद किसका आगम होगा? दंते स का आगम होगा। ये ध्यान रखना क्या कि सम उपसर्ग के बाद कृतिकार, करण, कृत, क्रिया, कर्ता आदि शब्द हो तो मैं का तो अनुस्वार बनेगा, लेकिन उस अनुस्वार के बाद आधा सर्प वाला स आकर बीच में जुड़ जाएगा। जैसे मैंने कहा समधन कृति, समधन कृति, तो सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना शब्द है, तो मैं का तो अनुस्वार बना, आधा से बीच में जुड़ा और क्या बन गया? संस्कृति। क्या बन गया? संस्कृति। जैसे मैंने कहा जी समधनकार संस्कार, समधनकरण संस्करण, समधन कृत संस्कृत, समधन क्रिया संस्क्रिया और समधन कर्ता संस्कर्ता। समझ में आयो? आयो। क्या सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बने शब्द हो तो अनुस्वार के बाद दंते श का आगम होता है। ठीक, अब देखने दो। इसी में एक विशेष अवस्था और बता देता हूं। यदि परि उपसर्ग के बाद यही शब्द कृत, कृति, कार, करण, कर्ता, क्रिया आदि आदि आदि, यदि परि उपसर्ग के बाद, ध्यान से समझना, यही क्री धातु से बने शब्द हो तो क्या होगा? दोनों के बीच में आकर के मूर्धन्य श जुड़ जाएगा। दोनों के मध्य में आकर मूर्धन्य श का क्या होगा? आगम। दोनों के बीच में आगम हो रहा है, किसी का बन नहीं रहा है। मतलब परिधन कृत, परिधन कृत क्या बन जाएगा? बीच में मूर्धन्य श आ गया जी, और क्या बन जाएगा? परिष्कृत। क्या बन जाएगा? परिष्कृत। परिधन कृति, परिधन कृति क्या बन जाएगा? परिष्कृति। परिधन कार, परिष्कार। परिधन करण, परिष्करण। परिधन कर्ता, परिष्कर्ता। और परिधन क्रिया, परिष्क्रिया। इतनी बात समझ में आई क्या कि परि उपसर्ग के बाद क्री धातु से बने शब्द हो तो मध्य में मूर्धन्य श का आगम होता है, और समुपसर्ग के बाद क्री धातु से बने शब्द हो तो मैं का तो अनुस्वार बनेगा, लेकिन दोनों के बीच दंते श का आगम होगा, सर्प वाले श का आगम होगा, और परि हो तब षटकोण वाले श का मूर्धन्य श का आगम होगा। समझ में आ गई बात? ये 3 नियम हमने पढ़े व्यंजन के। एक बार आगे बढ़ने से पहले इनको रिपीट कर दीजिए। क्या? बोलो, मेरे साथ साथ बोलना। यदि कैचे टते के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या यरेलव या स्वर हो तो कैचे टते किस में बदलेगा? अपने तीसरे में। नियम नंबर 2, यदि कैचे टते के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा तो कैचे टते किस में बदलेगा? अपने पांचवे में। नियम नंबर 3, मैं के बाद व्यंजन हो तो मैं किस में बदलेगा? अनुस्वार में। सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बने शब्द हो तो अनुस्वार के बाद कौन आएगा? दंतेश है। और परि उपसर्ग के बाद यही क्री धातु से बने शब्द हो तो मध्य में कौन आएगा? मूर्धन्य श। अनुस्वार का मतलब क्या होता है? आगे वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा। और यदि पहले से पांचवा हो, अनुस्वार के बाद यदि पहले से पांचवा हो तो अनुस्वार को अनुस्वार न लिखकर पांचवे में ही बदल दिया जाता है। ठीक है, ये हमने यहां देखे कितने नियम? 3 नियम हमने यहां देखे। अब आगे बढ़ते हैं, एक नियम और ले लेते हैं यहां, बड़ा सरल सा, फिर विश्राम दे देंगे। चौथा नियम, यदि स्वर के बाद क्षय हो, यदि स्वर के बाद क्षय हो तो दोनों के मध्य में च का आगम होता है। हाँ, बड़ा सरल नियम। यदि किसी स्वर के बाद क्षय हो तो दोनों के बीच में किसका आगम होता है? च का आगम होता है। जैसे देखना, विधन छेद, बीच में कौन आया? च, और क्या हो गया? विच्छेद। क्या हो गया? विच्छेद। बड़ा सरल नियम है जी। स्वर के बाद क्षय हो तो मध्य में च का आगम होगा। जैसे अपन इसके 2-4 उदाहरण और देख लेते हैं। देखना, फटाफट बोलते जाना आप तो। स्वधन छंद क्या हो जाएगा? स्वछंद। बोलना आप। हाँ, स्वछंद। जैसे मैंने कहा जी शिवधन छाया, क्या हो जाएगा? शिवच्छाया। क्या हो जाएगा? शिवच्छाया। जैसे मैंने कहा जी क्या छत्रधन छाया, क्या हो जाएगा? छत्रच छाया। जैसे मैंने कहा वृक्षधन छाया, क्या हो जाएगा? वृक्षच छाया। ठीक है, जैसे मैंने कहा पितृधन छाया, क्या हो जाएगा? पितृच छाया। क्या हो जाएगा?
पितृच छाया। जैसे मैंने कहा मातृधन छाया, क्या हो जाएगा? मातृच छाया। बड़ा सरल सा नियम है, यदि स्वर के बाद छह हो तो मध्य में कौन आएगा? च आएगा। अब यहाँ ये प्रश्न आपको वाक्य की शुद्धि अशुद्धि में मिल सकता है, शब्द की शुद्धि अशुद्धि में मिल सकता है। कारण हमारी आदत रही है मातृ छाया शब्द को यूं लिखने की, यूं देखने की। ये गलत है भैया, इसके बीच में च का आगम होगा। कोई कहे जी वृक्ष छाया, तो विद्यार्थी आदत के अनुसार ऐसा ही लिखेगा, ये गलत है जी भैया। इसके बीच में कौन आएगा? च आएगा। ये थोड़ा सा आपको रखना होता ध्यान। और यहाँ भी एक विशेष चीज मैं आपको बता दूं चलते चलते। मान लीजिए आपके पास उदाहरण आया लक्ष्मी धन छाया, सरस्वती धन छाया, पार्वती धन छाया। इस प्रकार के आपके पास क्या आ गए? शब्द आ गए। अब इधर देखना, स्वर के बाद छह है, स्वर के बाद छह है तो मध्य में किसका आगम हो जाएगा? च का आगम हो जाएगा। ठीक है, और क्या बन गया? लक्ष्मीच छाया। क्या बनेगा? लक्ष्मीच छाया। वैसे यहाँ क्या बन जाएगा? पार्वती छाया। और यहाँ क्या बन जाएगा? सरस्वती छाया बन गया। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, इसके दोनों रूप बन सकते हैं। च आएगा भी और च नहीं भी आएगा। और च जब नहीं आएगा तो सीधा का सीधा क्या हो जाएगा? लक्ष्मी छाया। अब आप कहोगे गुरुदेव आपने ऐसा क्यों कहा? तो सुनिएगा, यदि स्वर दीर्घ है, यदि स्वर दीर्घ है और उसके बाद छ है तो मध्य में च का आगम विकल्प से होगा। मतलब दो परिस्थितियां बनेगी, एक बार च आएगा, एक बार च नहीं आएगा। ये संस्कृत व्याकरण में इसका विधान है। हिंदी में हम अमूमन इतना ही पढ़ते हैं कि स्वर के बाद छ हो तो बीच में च आएगा। लेकिन कई परीक्षाओं में ये उदाहरण आया हुआ, एक दो परीक्षाओं में लक्ष्मीधन छाया, तो लक्ष्मीधन छाया, अब विकल्प में उसने लिखा एक तो लक्ष्मी छाया, एक लिखा लक्ष्मी छाया, तीसरा लिखा उपयुक्त दोनों। अब इन तमाम विद्यार्थी तो यही करके आएंगे लक्ष्मी छाया, उन्होंने तो यही पढ़ रखा, उनके गुरुजी ने बड़े जोर दे देकर के इस बात को समझाया है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन गलती हो गई भैया ये भी तो होगा। अब इसका पता नहीं, इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। संस्कृत में वो सूत्र इतना सा ही तो सूत्र है, दीर्घात, केवल इतना ही लिखा हुआ दीर्घात। मतलब यदि दीर्घ स्वर के बाद छ आ रहा है तो बीच में च आएगा भी और नहीं भी आए। बस इसको आप याद रख लो, लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। नियम हम यही लिखेंगे, स्वर के बाद छ हो तो मध्य में च आएगा। लेकिन मस्तिष्क में एक बात डली हुई हो तो बाय द वे ऐसी स्थिति बन जाए तो अपन इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यदि पद के अंत में दीर्घ स्वर है, पद के अंत में दीर्घ स्वर है, उसके बाद छ है तो मध्य में च का आगमन विकल्प से होगा। विकल्प माने ऑप्शनल, चाहे तो कर सकते हो चाहे तो नहीं, दोनों बराबर सही माने जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो विकल्प पद के अंत में यदि दीर्घ स्वर है, वरना तो जैसे आधन छादन है, आधन छादन है तो आ तो उपसर्ग है, तो यहां तो बीच में च आएगा ही आएगा। ठीक है, और आच्छादन होगा ही होगा। इसके दोनों रूप नहीं चलेंगे, दोनों रूप ऐसे चलेंगे जहां पद के अंत में ये दीर्घ स्वर आएगा, मतलब उस शब्द का कोई अर्थ निकल रहा हो और वो कोई पद हो। आ तो एक उपसर्ग की तरह काम में आता है, उपसर्ग को निपात भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हल्का सा ध्यान, हालांकि मैंने ज्यादा ही बता दी, इसकी आवश्यकता नहीं है, इतना ध्यान रखो स्वर के बाद छ हो तो मध्य में कौन आएगा? च आएगा। बस इतनी बात, खत्म खेल, इतना ही ध्यान रखना। ओके, तो आज हमने 4 नियम देखे हैं। और नियम पहला क्या है कि कैचट तब के बाद तीसरा चौथा ये रहा भैया, स्वर आए तो कैचट तब अपने तीसरे में बदलेगा। अब बोलना मेरे साथ, और यदि कैचट तब के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा तो कैचट तब अपने पांचवे में बदलेगा। मैं के बाद कोई व्यंजन आए तो मैं अनुस्वार में बदलेगा। सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बने शब्द आए तो मैं का अनुस्वार बनेगा और उसके बाद दंतेश का आगम होगा। और परि उपसर्ग के बाद क्री धातु से बने शब्द हो तो मध्य में मूर्धन्य श का आगम होगा। नियम नंबर 4, स्वर के बाद छ आए तो मध्य में च का आगम होगा। बस इसी के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए। ओके, जय हिंद।